तो मैंने ओके बच्चों, मेरी आवाज आ रही है ना? अगर मेरी आवाज आ रही है तो मुझे सूचित करें। यस सर। ओके यस सर, आ रही है। ओके बच्चों, अभी हम लोग तीसरा पार्ट जो आपके सिलेबस का है, ताना ताना हाथ जोड़ी, उसको हम पढ़ेंगे। इस तीसरे पार्ट में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस पार्ट के विषय में, पहले थोड़ा सा वो जान लें, उसके बाद हम शुरू करेंगे पाठ को। इस पाठ में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ताना ताना हाथ जोड़ी जैसा इस पाठ से स्पष्ट है, यह एक यात्रा वृत्तांत है। और इस यात्रा वृत्तांत में जिस बात की जानकारी दी गई, लेखक किस प्रकार से अपनी जो यात्रा का वृत्तांत है, जहां का वह भ्रमण करता है, तिब्बत यात्रा का, उस यात्रा में जो उसने समझा, मधुकाकर्या ने जो यात्राएं की अपने जीवन काल में, उस जीवन काल में की गई यात्राओं का एक बहुत सूक्ष्म अध्ययन खुद जो उन्होंने किया, और जो यात्राओं से उनको सीखने को मिला, उन यात्राओं की सीख को उन्होंने इस पाठ के माध्यम से हमें उन्होंने बताने की कोशिश की। पहली बात जो उन्होंने हमारे साथ बांटने की कोशिश की, उन्होंने ये कहा कि शहरों की जो भाग दौड़ है, अभी मैं पाठ नहीं शुरू कर रहा हूं, पाठ के बारे में बता रहा हूं पहले। अभी जो यहाँ से पाठ की शुरुआत है, इस पाठ को हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हम जो पाठ की पूरी पीठिका है, उस पूरी पीठिका पर चर्चा कर रहे हैं। शहर की भागदौड़, महानगरों की भाव शून्यता। भाव शून्यता क्या है? महानगरों में जो भाव विहीन हो गए, भाव शून्य लोग हो गए, उन भाव शून्यताओं के कारण ही लेखिका को यह मन में भाव पैदा होगा कि ऐसी जगह का भ्रमण करें, ऐसी जगह पर जाएं जहां पर कुछ भावाधिगम हो, भाव लोगों के अंदर के समझ में आए। जो लोग, शहर के लोग भाव शून्य हो गए, कहां पर हमको भाव दिख रहे हैं, वहां पर जाने को स्वीकृति है। भागम भाग और यंत्रवत जीवन की ऊब मधुकाकर्या जी को उस पहाड़ पर ले जाती है। उन पहाड़ों पर वो पहुंच जाती है जहां पर शांति तो है ही है, साथ साथ बहुत सारी चीजें, बहुत सारा कुछ उनको वहां पर सीखने को मिला। जो बात उन्होंने वहां पर सीखी, उनको हमसे बांटा, शेयर किया। यह भाव, लोगों की भाव शून्यता और यंत्रवत जीवन से दूर हट करके जो शांति की चाह वो देख रही थी, पहाड़ों पर, पर्वतों पर, जंगल में, वहां पर दूर दूर की यात्राओं की ओर उनको वो भाव शून्यता ले जाती है। और उन्हीं यात्राओं के अनुभवों को उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में शब्दबद्ध किया। बार बार कुछ बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, हट रहे हैं। कोशिश करें कि कनेक्टिविटी में रहें, एक साथ जुड़ें, ठीक है? जुड़ जाए तो फिर बने रहें, कनेक्शन में रहिए। बार बार डिस्टर्ब होता है, इसमें आप जुड़ते हो, हटते हो, जुड़ते हो, हटते हो। ताना ताना हाथ जोड़ी में पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन इस पाठ में हुआ है। जो भारत का एक राज्य था सिक्किम, उस सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक, और प्रेजेंट टाइम में हम उसको बोलते हैं गंगटोक, ठीक है? तो गंगटोक की यात्रा उन्होंने की, और वही पूरे सिक्किम
और उसकी राजधानी गंगटोक का पूरा वर्णन इस पाठ में हमको देखने को मिलेगा। हिमालय की अनंत सौंदर्य का एक ऐसा अद्भुत दर्शन या काव्यात्मक वर्णन लेखिका ने किया, मानो हिमालय का पल पल परिवर्तित स्वरूप हमारे सामने प्रकटीभूत हो रहा है। जो भी पल पल परिवर्तित होता है हिमालय का स्वरूप, उस परिवर्तित हिमालय के स्वरूप को हम समक्ष न होते हुए भी अपनी स्पष्ट आंखों से देख सकते हैं, पाठ के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से। महिला यायावरी की विशेषता भी इस यात्रा वृत्तांत में देखी जा सकती है। हमने पुरुष यायावर तो देखे, लेकिन महिला यायावरी, यायावरी क्या होता है? घुमक्कड़, घूमने वाला। महिला यायावर का मतलब है हमेशा घूमने वाला, और उस अपने घुमक्कड़ी जीवन से उन्होंने जो सीखा वो लोगों को बताने वाला। लेखिका हिमालय के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं होती, वहां के निवासियों की मेहनत, अभाव और गरीबी को भी रेखांकित करती है। केवल हमारा उद्देश्य होता है, कहीं पर हम भ्रमण पर जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद रखते हैं, कैसे हमारा एंजॉय हो, कैसे हम खुश हों, कैसे हम प्रसन्न हों, बस एक चीज हमारे मन में रहती है। लेकिन हम वहां के परिवेश, वहां के लोग, वहां के लोगों की परेशानियों को हम शायद, क्या बच्चों कोई समस्या है? नो सर। No. ओके। ओके, तो हमारा एक उद्देश्य होता है खुद का एंजॉय, लेकिन लेखिका ने केवल खुद का एंजॉय नहीं देखा, वहां के लोगों की परिस्थितियों को देखा, वहां के लोगों की समस्याओं को देखा, उन समस्याओं से भी हमको अवगत कराया। लेखिका साथ ही साथ यह बताना नहीं भूलती कि हिमालय तक पहुंचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों का निर्माण किन लोगों ने किया, किन परिस्थितियों में किया, कैसे उनका निर्माण हुआ, वो निर्माण संभव था, असंभव था, कठिन था, अति कठिन था, दुष्कर था, सारी चीजें। लेकिन जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो हम में से कितने लोग ये याद रखते हैं, या कितने लोगों का ध्यान इस पर जाता है कि उन रास्तों का जिसने निर्माण किया होगा, कैसे कैसे संभव किया होगा? क्या उन खतरनाक रास्तों पर, या खतरनाक रास्ते तो थे ही नहीं, खतरनाक पहाड़ थे, उन पहाड़ों पर, उन पहाड़ों का सीना चीरकर रास्तों का निर्माण कर देना क्या सर्वसाधारण के लिए सरल था? नहीं। तो उन लोगों तक भी उस लेखिका का ध्यान जाता है जिन्होंने रास्तों का निर्माण किया, रास्तों का बनाया, और बनाते समय, रास्ते बनाते समय, उन रास्तों को सुगम बनाते समय काफी लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई। उन लोगों के प्रति लेखिका कृतज्ञ होती है। इस पाठ में पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेल तथा इसे पढ़कर अकेलेपन और करुणा के भाव जागृत होते हैं, तथा सृष्टि की समग्रता का एहसास भी होता है कि देखिए इस सृष्टि का नियम कैसा है, इस प्रकृति का नियम कैसा है, कहीं ऊंचा, कहीं नीचा, कहीं गरीब, कहीं अमीर, कहीं वंचित, कहीं संपूर्ण संपत्ति से भरा हुआ हर एक व्यक्ति हमको दिखाई पड़ता है, उस दृष्टिगत होता है। और प्रकृति ने जो ये समानता असमानता की, उसके साथ हम जुड़े, हम खड़े हों, ये भी एक एहसास दिलाती है ये लेखक की कहानी, ये कथन। यात्राओं से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन तथा अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। हम विभिन्न स्थानों में घूमने गए होंगे, बहुत लोगों ने पर्वतीय स्थलों का, कभी किन्हीं स्थलों का दौरा किया होगा, भ्रमण किया होगा, घूमे भी होंगे आप में से बहुत सारे बच्चे। लेकिन हम केवल एक चीज ध्यान रखते हैं, वो है हमारा, पहली बात, मनोरंजन। हम केवल यात्राओं से मनोरंजन की खोज करते हैं, हमारा मनोरंजन हो जाए बस खत्म। लेकिन ज्ञानवर्धन नहीं, हम ज्ञानवर्धन की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता।
ज्ञानवर्धन कैसे होता है? हम वहां की भाषा देखें, वहां की संस्कृति देखें, वहां का खान पान देखें, वहां की रहने की शैली देखें, वहां की बोलचाल देखें, वहां की जो नियम कायदे कानून है वो देखें। उन सब चीजों से हमको सीखने को मिलता है। क्या सीखा हमने? वहां का परिवेश कैसा है, वहां की भाषा कैसी है, उस शब्दों को वहां पर क्या बोलते हैं, उन चीजों को वहां पर क्या बोलते हैं। फिर हम थोड़ी कोशिश करते हैं कि नहीं, शायद इन चीजों को ये बोलते होंगे। इसके साथ साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान होता है। इतना ही नहीं, घुमक्कड़ी हमें अपने स्व की संकीर्णता से मुक्त करती है। जो हमारे अंदर भाव आता है कभी मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही स्व हूं, मैं ही सब कुछ हूं, इस भाव से विनम्र होकर के कवि या लेखिका ये हमको बताती है कि स्वयं का भाव वहां पर बेमानी हो जाता है, वहां पर खत्म हो जाता है। आइए, अभी जो मैंने समझाया उसी में किसी को कोई समस्या है, किसी प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है किसी को? नो सर। ओके, आगे हम पाठ शुरू करते हैं। सभी लोगों को जो ये पाठ दिख रहा है ना? यस सर। ओके, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। अब साफ दिख रहा है? यस सर। ओके, तो मधु काकरिया ने जो पाठ लिखा, यहां हम शुरू करते हैं। अब मधु काकरिया जब सिक्किम यात्रा पर जाती है तो सिक्किम क्योंकि सुदूर पर्वत श्रेणी पर है, पर्वतीय जगह है, तो सिक्किम ऊपर है। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह? वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम और रात। जब लेखिका सिक्किम जाती है और पर्वतीय स्थल पर ऊपर खड़ी होती है तो नीचे गैंगटॉक शहर ऊपर पहाड़ी पर वो खड़ी है। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था। आसमान उल्टा नहीं हो सकता, हमने कहानियों पर पढ़ा था, आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है, भागो। वो आसमान नहीं गिर रहा था, बादल गरज रहे थे। लेकिन वो जो कहानियों में हमने पढ़ा, आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है, भागो, वैसा कुछ नहीं था। यहां पर आसमान उल्टा होने का मतलब, लेखिका पर्वत के ऊपर खड़ी है और पर्वत के नीचे समतल पर एक शहर बसा है। हम किसी भी पर्वतीय जगह पर जाते हैं तो पर्वत के ऊपर चढ़ जाते हैं, वहां खड़े होते हैं और उसके बाद हमें एहसास होता है कि नहीं, नीचे भी कुछ है। और नीचे देखते हैं तो पूरे शहर की लाइटिंग, जो लाइट चलती है, वो बहुत सुंदर नजर आती है। तो वहीं पर से लेखिका देख रही है, आसमान उल्टा जैसे हो गया है और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। यहाँ तारे बिखरने का तात्पर्य है शहर की लाइट से। जो शहर की लाइटें हैं वो नीचे हैं और पहाड़ के ऊपर वो खड़ी है, तो ऐसा लग रहा है आसमान उल्टा हो गया है, आसमान नीचे हो गया, धरती ऊपर हो गई है, वह लेखिका ऊपर खड़ी है और आसमान के सारे तारे नीचे बिखरे पड़े हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। दूर ढलान लेती तराई पर, जो अब पहाड़ है तो ढलान होगी, उस तराई पर, ढाल पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। उन रोशनियों की परछाइयां उन पौधों पर, पत्तियों पर पड़ रही थी, वो झालर सी बन रही थी। क्या था वह? वो जो दिखाई दे रहा था लेखिका को, वो क्या था? वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। उस पर्वत श्रेणी पर खड़े होकर के लेखिका को वो सुंदर गैंगटॉक शहर दिख रहा था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वो एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था। वह केवल छोटा शहर बस नहीं था, इतिहास और वर्तमान का समय और इतिहास में जो घटित हुआ, उन सारी कहानियों को साथ लेता हुआ एक छोटा सा मेहनतकश बादशाहों का शहर, जिसका सब कुछ बहुत सुंदर था,
सुबह भी सुंदर थी, शाम भी सुंदर थी और रात तो सुंदर थी ही थी, क्योंकि रात का वो अनुभव प्रत्यक्ष रूप से कर रही थी। लेकिन जो सुबह शाम का सुंदरता का वर्णन वो बाद में करेंगी, कैसी सुबह थी, कैसी शाम थी, कैसी रात, तो उसने बताई दी। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी, कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास सब कुछ स्थगित, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झलक। जैसे हम किसी चीज को, एक होता है देखना, एक होता है दर्शन। तो देखना और दर्शन में अंतर क्या है? कोई बच्चा बता सकता है? देखना और दर्शन में अंतर क्या है? कितने सारे बच्चे जुड़े हैं मेरे साथ? 20 से 25 बच्चे, लगभग 24 बच्चे जुड़े हैं। कोई बच्चा बोल सकता है दर्शन क्या होता है? शिवांशु? ये हारमोनियम कौन बजा रहा है भाई? शिवांशु? रंजना? यस सर। दर्शन क्या होता है? यस सर। सर किसी चीज को महसूस करते, जब हम कोई चीज को देखें और उसे महसूस करें अपने सर, देखना मतलब सिर्फ देखना होता है, और दर्शन अगर हम उसे किसी चीज को महसूस कर सकें। ओके ओके, यही। ओके रंजना, म्यूट योरसेल्फ। ओके, यहाँ पर लेखक भी यही कह रही है, वो रहस्यमयी सितारों भरी रात जब वहां पर वो खड़ी थी, वहां से उसके अंदर एक सम्मोहन जाग रहा था। जैसे हम किसी मंदिर में जाते हैं तो उस मंदिर की मूर्ति हमें अपनी ओर सम्मोहित करती है, अगर सुंदर है, अगर हम उसके साथ जुड़ रहे हैं तो वो मूर्ति हमको सम्मोहित करती है, जोड़ती है, और इस कदर जोड़ती है कि उन जादू भरे क्षणों में हमारा सब कुछ स्थगित हो जाता है। हम अर्थहीन, सब कुछ स्थगित था। क्या मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास लग रहा था कि नहीं, अब हम कुछ है ही नहीं, सब कुछ खत्म। लगता है बस ईश्वर है, मूर्ति है, भगवान है और हमें बाकी कुछ भी नहीं है। ऐसा महसूस हुआ। मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता में डूबी हुई रोशनी की वह जादुई झलक। ऋतिक बोलो, क्या बोल रहे हो बेटा? ऋतिक? ऋतिक चले गए, कोई बात नहीं। अतीन्द्रिय सर हाँ, मतलब क्या? क्या बेटा? इंद्रियों का मतलब क्या होता है? इंद्रियों? यस सर। इंद्रियां हमारी 5 इंद्रियां होती है ना, आंख, नाक, कान, यस सर। जीभ, त्वचा, ये इंद्रियां हैं। इनसे परे, ये इंद्रिया? यस, ये देखो ना, यस। इंद्रियों से परे, ठीक है। अतीन्द्रिय इंद्रियां मतलब ये होती हैं हमारी इंद्रियां, हम जो देखते हैं, आंख इंद्रिय है, त्वचा ये इंद्रिय है, जीभ इंद्रिय है, नाक सूंघने की क्रिया इंद्रिय है, सुनना ये क्या है? इंद्रियां हैं, सेंसेस। छोटे Yes, क्लास sir. में सेंसेस पढ़े थे ना, 5 सेंसेस, यस सर। वही इंद्रियां हैं, ठीक है। तो मेरे अंदर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता। अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, न देखना, न सुनना, न बोलना, न स्वाद देना, न कुछ नहीं अच्छा लग रहा था। लगता था सिर्फ बस यही सुंदरता देखते रहें, देखते रहें, ठीक है।
धीरे धीरे एक उजास, एक प्रकाश उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी, ताना ताना हाथ जोड़ी कर दो प्रार्थना। ये प्रार्थना थी। हमरो जीवन तिमरो को सेली, ये लाइन थी। सना सना हाथ जोड़ी कर दो प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो को सेली। इसका मतलब था, ये सिक्किमी भाषा में वहां की प्रार्थना थी। जोड़कर प्रार्थना कर रही हूं कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो, इस लाइन का मतलब था। सना सना मतलब छोटे छोटे, हाथ जोड़ करके, गर्दव प्रार्थना अर्थात प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ, हमरो जीवन हमारा सबका जीवन तिमरो कौशली अच्छाइयों को समर्पित हो जाए। ऐसी प्रार्थना सुबह सुबह जैसे सूर्य की पहली उजास लोगों पर पड़ती है, तो ये प्रार्थना मेरे कानों पर पड़ी। आज सुबह की प्रार्थना कि ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। ये प्रार्थना तो सुनी, इसका अर्थ नहीं मालूम था। अब ये अगर हम पढ़ेंगे तो इसका अर्थ हमको समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हिंदी की ही नहीं है, हम हिंदी जानते हैं। अगर ये ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में इसका अर्थ ना लिखा होता तो शायद हम इसका अर्थ ना जान पाते। ये क्या है? अभी मैंने बताया ना कि हमारा उद्देश्य केवल घूमना नहीं होना चाहिए, केवल मनोरंजन नहीं होना चाहिए, घूमे मनोरंजन किए और चले आए, नहीं, इन सब चीजों की जानकारी भी हमको होती है अगर हम लेना चाहें तो लेकर चीजें सीखी। अब अगले दिन उनको दूसरी जगह जाना है, गैंगटॉक में, और गैंगटॉक से उनको अब युमथांग जाना है। युमथांग की यात्रा हम कल अगली क्लास में करेंगे, बिकॉज नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। ठीक है बच्चों, अभी इस जो पढ़ लिया इसमें जो समस्या हो तो बता सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके बच्चों। नो सर।